हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे शरीर क्रिया विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ेंगे, यानी फिजियोलॉजी, जो बहुत ही क्वेश्चन पीजीटी में इससे बनते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे क्या कहते हैं? एक बार और फिर से पढ़िए। अमाशय के पीछे, यानी अमाशय मतलब क्या होता है? पेट होता है। अमाशय के पीछे तथा उदर गुहा के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यकृत कहते हैं। इसे जो है इसे यकृत कहते हैं। यह जो है इसे यकृत कहते हैं। यह अमाशय के पीछे और उदर गुहा के बाईं ओर कोने होती है, जो बड़ी लसिका ग्रंथि होती है इसके समान होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसे यकृत कहते हैं। अगला देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम कोमल तथा लाल होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, और वह 1.5 किलोग्राम होता है और वह कोमल लाल होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है इसे यकृत कहते हैं। यह भी क्या है? यकृत है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका भार होता है 1.5 किलोग्राम इसका भार होता है। अगला देखिए, एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है वह क्या कहलाता है? तो इसमें कहा गया कि एंजाइम जो होता है वह पके हुए स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है? बदल देता है या चेंज कर देता है, तथा लार में वह रहता है। वह क्या है? उसे क्या कहते हैं? जो लार में रहता है और स्टार्च को क्या करता है? उसे माल्टोज में बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे टाइलिन कहते हैं। टाइलिन क्या है? टाइलिन जो है एंजाइम है, टाइलिन कहते हैं। अगला है, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो ऐसा तंत्र होता है जो अवशोषण कर रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगला है, श्वसन तंत्र में शामिल है। तो बताना है कि श्वसन तंत्र में कौन कौन शामिल है। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन शामिल है? तो नाक, ग्रसनी, कंठ और फेफड़े और श्वास नली शामिल होते हैं। अगला है, श्वसन क्रिया 1 मिनट में होती है। तो बताना है कि श्वसन क्रिया जो है 1 मिनट में कितनी बार होती है। यह 2021 का क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन है। तो श्वसन क्रिया जो है 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो यह जो है 18 बार होती है। कितनी बार होती है? 18 बार होती है। अगर औसत बताना है तो 16 से 18 बार, 16 से 20 बार। अगला है, रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है? तो बताना है कि रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है। तो यह जो है चोट लगने पर रक्त को जमा देता है। यह चोट लगने पर रक्त को जमा देता है और इसका कार्य जो होता है चोट लगने पर रक्त को जमा देना। क्या होता है? इसका कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना। और रक्त पट्टिकाओं का जो कार्य होता है वह रक्त पट्टिकाएं थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाती है। वो जो रक्त पट्टिकाएं हैं वह थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाती हैं। यह थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाती हैं।
थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाती हैं। अगला कहा गया है, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब किसी कारण से फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो एफेक्सिया करते हैं, इसे एफेक्सिया करते हैं। अगला देखिए, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया, वे क्या कहलाते हैं? तो उस तरह का विष बताना है जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। वो अंग को जलाते नहीं है और जो है विषाक्त लक्षण उत्पन्न कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तेजक विष कहा जाता है। उसे उत्तेजक विष कहा जाता है। अगला है, कार्बोलिक अम्ल का पान कराने पर रोगी को क्या करना चाहिए? तो कार्बोलिक अम्ल का पान कराने पर रोगी को क्या करना चाहिए? तो इन्हें जो है वमन नहीं कराना चाहिए, और इन्हें जो है अंडे की वमन नहीं कराना चाहिए और चूने नहीं कराना चाहिए और चूने का पानी दिया जाता है और अंडे की सफेद जल्दी पिलाना चाहिए। अगला है, अस्थि भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए कि अस्थि टूट गई है, कोई भी अस्थि टूट गई है, उसे स्थिर रखने के लिए, यानी जो टूटी हुई हड्डी है उसको एक जगह रखने के लिए उसे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसे खपच्चियों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? खपच्चियों का इस्तेमाल किया जाता है। खपच्चियाँ क्या होती है? खपच्चियाँ वह होती हैं जो लकड़ी का बनाया जाता है और उसे लकड़ी, हाथ अगर मान लीजिए टूटा हुआ है तो उस पर लकड़ी रख करके दोनों साइड से हाथों पे उसको सहारा दिया जाता है ताकि वह हिले डुले ना, वह सही अपने स्थान पे बैठ जाए और उसे खपच्चियों का सहारा दे करके उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। अगला है, पर्यावरण के अजैविक घटक क्या है? तो इनके अजैविक घटक जो है क्या क्या होते हैं? तो इनके अजैविक घटक क्या है? आसपास की वायु और जल और स्थल ये क्या होते हैं? पर्यावरण के अजैविक घटक होते हैं। अगला है, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण होती है? वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण होती है? तो वह किसके कारण होती है? तो वह ऑक्सीजन के कारण होती है। किसके कारण होती है? ऑक्सीजन के कारण वातावरण में जो गैस होती है मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण है। तो कौन है वह ऑक्सीजन है। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जगह तो नहीं है लेकिन इसी में दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बताना है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जो है बताना है कि इंसुलिन क्या चीज़ है, क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि इंसुलिन क्या है, यानी एंजाइम है कि हार्मोन है कि क्या है और प्रोटीन है। इनको बताना कि इंसुलिन क्या है, इसको बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।